नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024, जहां हम बात करते हैं चुनाव की। और आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी तेजी में तैयारी में क्यों लगी हुई है और क्या ये तैयारी वाकई भारतीय जनता पार्टी के काम आने जा रही है। क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिवराज रिटर्न्स की तैयारी पूरी हो चुकी है? क्या छत्तीसगढ़ वापस छीनने का, वापस हासिल करने का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी को पता लग चुका है? क्योंकि आज बीजेपी ने वो काम किया है जो अभी तक की अपनी चुनावी हिस्ट्री में कभी नहीं किया। चुनाव से 4 महीना पहले अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए आज भारतीय जनता पार्टी ने, और यह अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य भी है और यह भी बताता है कि इन चुनावों को पार्टी कितनी गंभीरता से ले रही है। इन चुनावों में खास तौर पर उन सीटों पर अभी से पार्टी जुट चुकी है जो वो 2018 में हारी थी। वहां के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं, वहां के ऑब्जर्वर भी बता दिए गए हैं। उन सीटों पर जाकर उम्मीदवारों को काम करने के लिए अभी 4 महीना पहले से कह दिया गया है। और कांग्रेस पार्टी से कम तैयारी में काफी लीड लेते हुए काफी आगे बीजेपी आपको नजर आ रही है। और सोचने वाली बात यह है कि आज जो ये सीटें डिक्लेयर हुई हैं, 39 सीटें डिक्लेयर हुई हैं मध्य प्रदेश की और 21 सीटें छत्तीसगढ़ की, ये सारी की सारी सीटें बीजेपी 2018 में हारी थी। और आपको बता दें, कल भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की जो बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, उसमें खास तौर पर उन सीटों पर काम करने के लिए कहा गया था जो पार्टी अपने लिए मुश्किल मानती है। लेकिन पार्टी के सामने सवाल यह था कि क्या इन सीटों पर उम्मीदवार अभी से डिक्लेयर कर दिए जाएं। तो वो बड़ा काम है कि पार्टी ने उन उम्मीदवारों को डिक्लेयर भी कर दिया है। हमारे साथ जो मेहमान है, आपका परिचय पहले करा दें, फिर मैं आपको वो सारी सीटें जो है बताने जा रहा हूं। उन सीटों का समीकरण भी हम समझेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विजय, स्वागत आपका। और समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। हमारे तीनों वो मेहमान जो इस पूरे क्षेत्र को, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारे सहयोगी भोपाल से अनुराग अमिताभ, वो भी हमारे साथ हैं। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और आइए आपको मैं सबसे पहले उन सीटों के बारे में बता दूं जो 39 सीटें आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए चिन्हित करके उनका ऐलान भी कर दिया है। ये वो सारी सीटें जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें खास बात आप ये भी देखेंगे कि ये इन सीटों में खास तौर पर जो ट्राइबल सीटें हैं और जो आरक्षित सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट सीटें हैं, ज्यादातर आप वो सीटें पाएंगे। एक खास फोकस पार्टी का इस बार ट्राइबल बेल्ट में नजर आ रहा है। ये ट्राइबल बेल्ट जहां पर पिछली बार 2018 में कांग्रेस पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया था बीजेपी से, इस बार बीजेपी ने चुनाव से 4 महीने पहले ही अपने उम्मीदवारों को वहां जाकर, लोगों के बीच जाकर काम करने के लिए कह दिया है। तो ये सारी सीटें जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके उम्मीदवार डिक्लेयर किए जा चुके हैं पार्टी की तरफ से। कुल 39 सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवारों को डिक्लेयर कर चुकी है और पहली बार उनके नामों को सार्वजनिक भी कर दिया गया है, जिसमें आप सबलगढ़, चंदेरी, गुन्नौर आरक्षित, जबलपुर पूर्व आरक्षित, बरघाट, भैंसदेही, कसरावद, धर्मपुरी, गोहद, महाराजपुर, पुष्पराजगढ़, बिछिया, सौसर, भोपाल मध्य, झाबुआ, तराना, सुमावली, बंडा, चित्रकूट, शाहपुरा, गोटेगांव, भोपाल उत्तर, अलीराजपुर, राव, पिछौर, छतरपुर, बड़वारा, बेहर, पांढुर्णा, सोनकच्छ, पेटलावड और घाटिया। इसके अलावा चांचौड़ा, पथरिया, बरगी, लांजी, मुल्ताई, महेश्वर आरक्षित और कुक्षी, ये भी आरक्षित सीट। इन पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। एक बार सबसे पहले देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र, ये आपने बताया था पहले ही कि पार्टी ने ये तय किया है कि इस बार जिन सीटों पर हम परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, वहां पर उम्मीदवार पहले से डिक्लेयर किए जाएं, पहले से चिन्हित कर लिए जाएंगे। लेकिन वो नाम सार्वजनिक किए जाएं या न किए जाएं, क्योंकि अगर एक बार नाम सार्वजनिक होंगे तो जाहिर है कि इन सीटों पर जो और अपने आप को उम्मीदवार मानते होंगे, जिनकी आकांक्षा होगी टिकटों की, वो खुल करके सामने आ सकते हैं। फिर भी नाम डिक्लेयर किए गए। बिल्कुल सर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से निर्देश था कि जब एक बार नामों पर मुहर लग गई है तो इसे सार्वजनिक कर देना चाहिए। जो लोग इस राय के थे कि नाम को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, उसके बारे में एक जो तर्क था सर, वो तो आपने बताया कि बाकी जो एस्पिरेंट हैं वो ठंडे पड़ जाएंगे और ठंडे पड़ सकते हैं। एक जो दूसरी बड़ी समस्या ये भी थी वो ये कि जैसे ही आप किसी का कैंडिडेचर का अनाउंसमेंट करते हैं, उसके बाद उनके जो कार्यकर्ता हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और हर एक छोटी मोटी चीज़ के लिए वो उनसे संसाधन की दरकार करते हैं। और ऐसे में जो उम्मीदवार है
संसाधनों को लेकर और ज़्यादा दबाव में आता है। बहुत सारे कैंडिडेट से आज जब आप बात करेंगे तो वो हो सकता है कि इतने ज़्यादा खुश ना हो क्योंकि उनका टिकट जो है इतना पहले अनाउंस कर दिया गया है, क्योंकि संसाधनों का दबाव रहेगा। बावजूद इसके चुनाव लड़ने की रणनीति के हिसाब से देखें तो वैसा ज़्यादा बेहतर ये माना गया कि एक क्लैरिटी रहे कि कौन से कैंडिडेट जाएंगे और आखिरी समय तक जो खींचतान चलती है वो ना चले, क्योंकि बीजेपी का मध्य प्रदेश में संगठन वैसे भी बहुत मजबूत है। तो उस लिहाज से फिलहाल जो बाकी एस्पिरेंट की समस्या हो सकती थी, समय बहुत ज़्यादा है तो उसको बहुत आसानी से काबू कर लिया जाएगा। और इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ग्रीन सिग्नल दिया था, उसके चलते अनाउंसमेंट हुआ। एक और दिलचस्प सौरभ मैं आपको बताऊँ, निश्चित तौर पर यह जानना दिलचस्प रहेगा कि पिछली बार ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी बहुत ख़राब की थी, ऐसे में इस लिस्ट में वो सीटें क्यों नहीं हैं। हमारे टॉप सोर्सेज का ये कहना है कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले जो होमवर्क किया गया था उस होमवर्क में वो सीटें भी शामिल थी और ऐसी 56 सीटों का चयन किया गया था कुल। लेकिन मध्य प्रदेश से आने वाले और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि उसी रीजन से आते हैं, उनकी ये राय थी कि इस पर अभी थोड़ा होल्ड करना चाहिए और आखिरी समय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन नामों को छाटा गया। ग्वालियर चंबल की जो सीटें थी लगभग 15-16 सीटें थी और इन 39 का अनाउंसमेंट किया गया है। सौरभ, लेकिन देवेंद्र ये बात सही है कि ये पहली बार है जब बीजेपी की तरफ से इलेक्शन से इतना पहले उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर किए गए, और ये क्या बताता है मध्य प्रदेश को लेकर पार्टी की सोच के बारे में? और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं सौरभ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह यही होगा। राजस्थान की भी बैठक होने वाली है, तेलंगाना की भी बैठक होने वाली है। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुनाव लड़ने की उनकी जो रणनीति रहती है उसमें ये एक नया हथियार है कि बहुत पहले कैंडिडेचर अनाउंसमेंट कर दो, खासतौर पर उन सीटों पर जहां पार्टी पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं की है और जहां कर सकती है, जहां संभावनाएं ज़्यादा हैं, उस लिहाज से पहले अनाउंसमेंट किया जाए और जो भ्रम की स्थिति रहे वो बिल्कुल भी ना रहे, आपसी खींचतान ना रहे, गुटबाजी ना रहे, क्योंकि आपको समय मिल जाएगा, चुनाव होने में अभी काफ़ी वक्त है। तो उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार ये रणनीति अख्तियार की है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो बिल्कुल भी ये एक सरप्राइज इस लिहाज से है कि कई बार तो सौरभ ऐसा होता है कि आपको ध्यान होगा कि चुनाव के नामांकन की जो आखिरी तिथि होती है उससे एक दिन पहले रात तक में कैंडिडेचर का अनाउंसमेंट होता है, लेकिन इस बार इतना पहले करना निश्चित तौर पे वो एक सरप्राइज है। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी अगर आप देखें तो वो एक दबाव बनेगा उनके ऊपर भी। अनुराग, आपने पूरी लिस्ट देखी है, इसमें क्या खास पाया आपने जितनी सीटें बीजेपी ने आज जारी की हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो ये पूरा मास्टर स्ट्रोक है जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं, अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा सकता है। और अमित शाह का मैं खास तौर पर नाम इसलिए लूंगा क्योंकि अमित शाह ने बीते 2 महीने के अंदर 3 बड़े बड़े दौरे किए मध्य प्रदेश में, बैठक की मात्र 2 महीने के अंदर। तभी ये एक तरीके से ये पता चल चुका था कि जो रणनीति है वो अब स्पष्ट होकर सामने आएगी कि जो आपसी टकराव था वो खत्म किया जाए। सीटों पर बाकायदा 2 केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को भी लगाया गया था, अश्विनी वैष्णव को भी लगाया गया था कि टिकट के बांटने में कोताही ना हो, टिकट के सिलेक्शन में कोई कोताही ना हो, इस तरीके की कोई गलतियां ना हो, जिसके चलते 2018 में मध्य प्रदेश हाथ में गया था। मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में अगर कहा जाए तो लेबोरेटरी कही जाती रही है बीजेपी की, यहीं से रास्ता तमाम खुलते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ये सीट बचाना बेहद जरूरी हो जा रहा था। कर्नाटक की हार के बाद एक बड़ा चैलेंज था, यही वजह, अगर कर्नाटक शायद बीजेपी जीत जाती तो इतनी गंभीरता से जो है वो शायद बीजेपी के जितना शीर्ष नेतृत्व है वो मध्य प्रदेश में ध्यान नहीं देता। लेकिन जैसे ही कर्नाटक हारे तो तमाम जितने भी बड़े लीडर्स हैं नरेंद्र मोदी के जिस तरीके से आदेश के बाद कहें तो अमित शाह ने 3 रैली की, 2 भोपाल में बैठक की, उसके बाद 1 इंदौर में बैठक की और 20 तारीख को फिर से भोपाल और ग्वालियर आने वाले। साफ तौर पर चेतावनी थी। रही बात जो ये 39 सीट्स जो घोषित की गई हैं, इसमें से 12 वो चेहरे हैं जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। आकांक्षी सीट कही जा रही है, 103 ऐसी आकांक्षी सीट्स की बात हो रही थी जहां पर बीजेपी ने पिछली बार चुनाव हारा है कांग्रेस से। तमाम वो कमजोर सीट्स पर, इन 39 सीट्स पर पहले राउंड में वो सीटें हैं जो बेहद कमजोर थी। मसलन भोपाल में जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय की वो जो सीटें हैं जिनके वोट्स अमूमन भाजपा को नहीं मिल रहे थे, भोपाल उत्तर की सीट है, उस पर टिकट घोषित कर दिया गया 3 महीने पहले से ही, ताकि अपनी तैयारी करे, एक मानस बना सके तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता।
इसके अलावा भोपाल मध्य भी सीट है जो भी जो अल्पसंख्यक समुदाय से आती थी उसके लिए भी। इसके अलावा सबसे बड़े जो प्रयोग किए हैं, प्रयोग इस तरीके का किया गया है कि पांडुरना जो एक आदिवासी समुदाय की जो सीट थी, गढ़ कहा जाता है, छिंदवाड़ा कमलनाथ का कब्जा था। ऐसे में एक जो जज है न्यायिक सेवा से, हाल ही में रिटायर होकर आए विजय उइके, उन्हें भी टिकट मिला। हालांकि एक इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात जरूर रही, कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर ये कहा जाए हल्का सा झटका, जोर का तो नहीं कहेंगे लेकिन हल्का झटका इसलिए लगा क्योंकि उनके एक समर्थक एंदल सिंह कंसाना को तो टिकट मिला, लेकिन जो गोहद से जो उनके समर्थक थे रणवीर जाटव, जिन्होंने 2018 में इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाल सिंह आर्य, उनको हराया था। इस बार उनका टिकट काट के वो लाल सिंह आर्य को दे दिया गया। इसके अलावा जो बात हम सुनते आए हैं, जिस तरीके की बात कही जाती है परिवारवाद को लेकर कि टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन इस लिस्ट में 3 नाम ऐसे भी हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों नाम जो हैं ये बीजेपी के जो पूर्व जो बड़े नेता रहे, विधायक हैं, उनके हैं। जैसे महाराज, अगर मैं बात करूं तो छतरपुर की बात करूं, महाराजपुर की बात करूं तो जो पूर्व विधायक रहे मानवेंद्र सिंह, उनके सुपुत्र कामाख्या सिंह को टिकट मिला। इसी तरीके से पाटन में जो विधायक रही है बरगी से, उनके लड़के नीरज सिंह। इसका मतलब यह बीजेपी ने केवल यह देखा है कि कौन सा उम्मीदवार मजबूत है और चुनाव निकाल सकता है, बाकी सारी बातें बाद में। अब मेहमानों के पास जा रहे हैं 30 सेकंड में। मैं बस एक बार आपको बीजेपी का जो कैलकुलेशन है वो एक बार समझा दें। कल की बैठक के अंदर जैसा हम बार बार कह रहे थे आपको, बीजेपी ने अपने लिए सीटों को कैटेगराइज किया कि हमारे लिए कौन सी सीट जो है वो मजबूत सीट है, उसको ए कैटेगरी में माना गया। ऐसी 8 सीटें जो बहुत स्ट्रांग हैं, जो बीजेपी मानती है कि यहां हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। बी कैटेगरी बी में 83 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी जीतती आ रही है। बीजेपी को लगता है कि यहां पर हम अपना चुनाव जो है वो निकाल सकते हैं, इन सीटों पर बहुत परेशानी नहीं होगी। और कैटेगरी सी वो 40 सीटें हैं जो भाजपा अपने लिए कमजोर मान रही थी, और ये जो आज 39 सीटें डिक्लेयर हुई हैं सभी इन 40 कैटेगरी सी की सीटों में से हैं। और आप ये देखें कि बहुमत के लिए मध्य प्रदेश में 116 सीटों की दरकार है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि ये 8 + 83 ये 91 सीटें ये हमारे लिए मजबूत हैं, हमें दरकार 25 सीटों की है। सवाल ये, क्या इन 40 सीटों में से जो आज डिक्लेयर हुई हैं 25 सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है कि वो एक बार फिर मध्य प्रदेश में सरकार बना सके? हर्षवर्धन साहब, ये आपको जो आज सूची दिखाई दे रही है, क्या इस सूची पर मेहनत करके बीजेपी एक रिकॉर्ड जीत फिर से हासिल करती हुई दिखती है आपको? देखिए, मैं पहले से इस मत का रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बढ़त पर है। बहुत मुकाबले में है कांग्रेस, लेकिन बढ़त भारतीय जनता पार्टी के पास है। एक सेंटिमेंटली वो पीछे चल रहे थे, इसको कहते हैं ना, कई बार हमको लगता है मन में आता है, छवि निर्माण ऐसा हो जाता है, भाई लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं की सरकार है, 2 दशक हो गया, एक ही चेहरा है। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तैयारी के साथ आती हुई दिख रही है, मुझे लगता है कि उसको उसने पीछे छोड़ दिया। दूसरा, अमित शाह जिस तरह से कमांड में है, और अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव वहां गए हैं, वो मंत्री के तौर पर हैं। अमित शाह जब इस तरह की तैयारी करते हैं, जिनको डिप्यूट करते हैं, वो सुबह से रात तक उनको काम करना होता है, उस लिहाज से ठीक है। लेकिन जो असली चीज है, रणनीति बनाने का काम, वो अमित शाह बहुत अच्छे से करते हैं, और मध्य प्रदेश को लेकर वो रणनीति अब भारतीय जनता पार्टी की काम करती दिख रही है। अगर ये जो कमजोर सीटें हैं, इन सीटों पर प्रत्याशी का चयन कर लिया, इसका मतलब ये कि वो अपनी उन सारी बाधाओं से पार पा गए, जिसको कहते हैं कि अच्छा इसको टिकट देंगे तो कितना बड़ा वोट बैंक नाराज होगा, इसको टिकट देंगे तो क्या कोई विद्रोह कर जाएगा, वो सारे कैलकुलेशन भारतीय जनता पार्टी ने इसका मतलब कर लिए हैं। मुझे लगता है कि ये जिसको कहते हैं ना कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज, उन सीटों पर जहां उनकी कमजोरी है वो उनको लाभ दे जाएगा। समीर साहब, मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से समझते हैं, ये सारी सीटें जैसे हमने बताया बीजेपी की हारी हुई सीटें भी दे दें एक बार पीछे। अगर समीर साहब को इस पर कुछ कमेंट करना हो तो सीट देखकर भी कर सकते हैं। बीजेपी का कैलकुलेशन साफ दिखाई देता है, ये 40 हमारी कमजोर सीटें, मुझे इसमें से आधी से ज्यादा जीतनी है, सिंपल। देखिए, इस बार बीजेपी का मेन फोकस 82 सीट्स के ऊपर है। 82 सीटें मध्य प्रदेश में आरक्षित है, रिजर्व सीट्स आती है, जिसमें से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 35 के करीब सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो आप देखिए, जो 39 सीट जो डिक्लेयर की है, उसमें से 21 सीटें रिजर्व सीटें।
2018 की मैं एक आपको घटना सुनाता हूं। जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी तो केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश संगठन से मांगा था हारी हुई सीटों पे क्यों हारे थे, तो मैक्सिमम सीटों पे विधायकों ने जो हार गए थे, जो पार्टी के उम्मीदवार थे वो, और वहां के स्थानीय संगठन ने पार्टी से कहा था कि अगर इन सीटों पे पार्टी पहले उम्मीदवार घोषित करती तो शायद हम सीट जीत जाते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2018 का जो फीडबैक था पार्टी के पास कि टिकट देर से दिया, इसके कारण भी 11 सीटें हारे, तो उसके ऊपर फोकस किया गया है मुझे लगता है। क्योंकि अब पार्टी को मालूम है कि सीटें हम पिछली बार 2 बार से हार रहे हो, लगातार हारी हुई सीटें, तो यहां जो उम्मीदवार है उसे यह कहने के लिए मौका नहीं मिलेगा कि भाई मुझे ये सारे क्षेत्र भी हम दिखा रहे हैं पीछे मध्य प्रदेश के, आप बता सकते हैं यहां पर किस क्षेत्र में कहां फोकस है बीजेपी का? ग्वालियर चंबल, मुझे लगता है ग्वालियर चंबल पर ज्यादा फोकस होगा कि लास्ट 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से सिर्फ 7 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। बड़ा जो नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी से, सरकार नहीं बना पाई थी, उसमें एक बड़ी भूमिका ग्वालियर चंबल संभाग की थी। तो मुझे लग रहा है नरेंद्र सिंह तोमर भी संयोजक बन गए, ग्वालियर चंबल संभाग के ज्योतिराज सिंधिया भी बीजेपी में आ गए। तो अब इन दोनों के लिए बड़ी चुनौती होगी कि ग्वालियर की जो ज्यादा सीटें हैं ग्वालियर चंबल संभाग की, वहां फोकस करें। मुझे एक नाम से जरूर मतलब एक थोड़ा आश्चर्यजनक लगा, ध्रुव नारायण का जो टिकट दिया गया है वो शैला मसूद मामले में, मतलब उनका बड़ा नाम चर्चित हुआ शैला मसूद हत्याकांड में, हालांकि वो बरी हो गए थे, तो मुझे उस नाम पे थोड़ा एक लगा। इसके अलावा मधु वर्मा को इंदौर से टिकट दिया गया है जो लास्ट टाइम चुनाव हार चुके थे। ऐसे स्थानीय लेवल पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि नए को चेहरे देने की संभावना थी, लेकिन मधु वर्मा को टिकट दिया गया है। तो ओवरऑल जो टिकट दिया गया बेसिकली पार्टी ने ये देखते हुए दिया है कि वहां पार्टी नहीं है, लेकिन अब संघ, संगठन और सरकार, अब तीनों की भूमिका रहेगी उस कैंडिडेट को जिताने के लिए। संघ भी जमीन स्तर पर काम करेगा, संगठन भी दिन रात काम करेगा, और सरकार की भी भूमिका रहेगी उस क्षेत्र के अंदर अगर कोई काम नहीं हुआ है तो उन्हें अब मौका है कि अभी 90 डेज इलेक्शन के अंदर है वो वहां काम करे और पार्टी के अनुकूल वहां का माहौल तैयार करे। विजय त्रिवेदी साहब तो भारतीय जनता पार्टी को, संघ को न जाने कब से देखते आ रहे हैं। सर ये बताइए, बीजेपी 4 महीना पहले डिक्लेयर करने लगी कैंडिडेट, अब मध्य प्रदेश इतना इंपॉर्टेंट है और लग रहा है कि मध्य प्रदेश तो हासिल करना ही है किसी भी हाल पर, यही दिखाता है ये? सर अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश है। एक तो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पर 230 विधानसभा सीटें, और वो अकेला राज्य है जहाँ पर उन्हें अपनी सरकार बचाना है। वो एक साइकोलॉजिकल मैसेज भी है यदि मध्य प्रदेश हार दे, क्योंकि अभी जो गुजरात जितना इंपॉर्टेंट है एमपी, गुजरात जितना ही है, बल्कि गुजरात से बड़ा स्टेट है। और फिर शिवराज सिंह जैसे पॉपुलर लीडर्स हैं, मतलब वो लंबे समय से वहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 2 डेकेड करीब हो गए हैं। यदि वो हारते हैं तो वो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए भी एक साइकोलॉजिकल मैसेज होगा कि ये, क्योंकि उस सरकार को बचाना ही है। अभी 5 राज्यों में केवल वही है, मिजोरम में जो है एमएनएफ के साथ जो काम कर रहे हैं उसमें किस तरह से होगा क्या नहीं होगा, लेकिन राजस्थान में आपको बड़े राज्यों में इकलौती बीजेपी की सरकार है, अकेली सरकार है, इकलौती सरकार है और सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो उस पर काम करना। और ये स्ट्रेटेजी वाइज ठीक है। आपको याद हो कि बहुजन समाज पार्टी अकेली ऐसी पार्टी होती थी जो चुनावों से बहुत पहले अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर कर देती थी और उनको काम करने का मौका देती थी। बीजेपी में अक्सर लास्ट मिनट होता था। और ये जो कमजोर सीटों पर अमित शाह जी हमेशा, मैंने देखा उत्तर प्रदेश के जब पिछली बार जब 2012 की बात मैं कर रहा हूँ, तब भी वो कमजोर सीटों पर फोकस करते थे। आमतौर पर क्या होता है कि जो कमजोर नेता होता है ना, वो मजबूत सीटों की बातें करता है, ये हम जीत जाएंगे। मजबूत नेता पहले कमजोर सीटों पर फोकस करता है कि इनको हमें कैसे निकालना है। तो वो 39 सीटें जो कमजोर सीट, ये बड़ा रिस्क फैक्टर है। और इसको समझना कि यदि कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया तो वो अभी टाइम रहेगा ना, कुछ लोग नाराज भी होंगे, ये तो सब जगह नाराज होते हैं। लास्ट मिनट पे कैंडिडेट आप डिक्लेयर करते हो, उस समय कुछ लोग अचानक गड़बड़ करते हैं, उसको संभालना, मैनेज करना मुश्किल होता है जी। और ये जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अमित शाह जी और भूपेंद्र यादव, ये उत्तर प्रदेश से में भी वही जोड़ी थी। तो इनको चुनावों का बहुत बारीक तरीके से काम करने का अनुभव है और दोनों लोग इतनी शांति से काम करते हैं कि आप उनके पास खड़े हों तो भी आपको महसूस नहीं होता कि वो क्या फैसला कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिकली मेरे ख्याल से बेहतर बात है। और मध्य प्रदेश जीतना, जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि वहाँ पर जीत सकते हैं, सबसे ज़्यादा उनको मुझे भी लगता है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है कि इस तरह से नहीं होगा कि और लगातार 17 साल बहुत बड़ा समय होता है, बड़ा समय होता है। कोई भी कितना भी मजबूत लीडर हो उसके खिलाफ नाराजगी होती है, आपको लगता है, लेकिन मामा जी आ जाएंगे दोबारा? जो तैयारी कर रहे हैं अमित शाह, कोशिश कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आना नहीं आना की बात नहीं है, आप तैयारी कैसी करते हैं। जैसे सेना में कहा जाता है ना कि जो तैयारी में, प्रैक्टिस में पसीना बहाते हैं ना, वो आपको युद्ध के मैदान में खून बचाता है। ऐसे ही है कि अभी तैयारी आप कर रहे हैं तो वहां संभावना बढ़ेगी 40। हर जी बाकी बात बाद में करते हैं, छोटा सा हम ब्रेक ले लें। अच्छा, ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति 180 डिग्री घूम गई। मामा जी क्या कर रहे हैं, कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं,
शिवराज जी किनके बीच में हैं, कमलनाथ जी कहां के दौरे कर रहे हैं, ये आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आपको दिखाएंगे ये बड़ी खास तस्वीरें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लगातार बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव की और साथ साथ छत्तीसगढ़ की लिस्ट भी आपको दिखाएंगे। भूपेश बघेल से भी पूछा गया, बीजेपी ने आज सूची जारी कर दी है, बड़ा दिलचस्प जवाब दिया भूपेश बघेल ने। लौटिए जरूर एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024 और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इलेक्शन को कितना गंभीरता से ले रही है। आज अभी 39 सीटें चुनाव से 4 महीने पहले पार्टी ने जारी कर दी हैं, डिक्लेयर कर दी हैं। उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक हो चुके हैं। मतलब साफ है, किसी भी हालत में मध्य प्रदेश बचाना है। ये सारी वो सीटें जो बीजेपी पिछली बार हारी थी, उन सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों को काम करने के लिए लगा दिया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति पूरा 180 डिग्री घूम चुकी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी जानी जाती थी मुफ्त की योजनाएं चलाने के लिए, फ्री बीज के लिए, और हिंदुत्व था भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा। आप तस्वीरें देखिए, कहां हिंदुत्व नजर आ रहा है आपको और कहां आपको नजर आ रहा है मुफ्त की योजनाओं का जोर। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो आज स्कूली बच्चों के बीच थे और वहां उनके खातों में सीधा पैसा डालकर उनको साइकिल खरीदने के लिए पैसा दे रहे थे। 5 लाख बच्चों के अकाउंट में 200 करोड़ रुपया आज शिवराज सिंह चौहान ने डाला और यह भी कहा कि बच्चों अपनी पसंद की साइकिल खरीदना, मां बाप को पैसा लेने मत देना, इसलिए तुम्हारे अकाउंट में डाल रहा हूं। दूसरी ओर आपको कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं। कमलनाथ जो कभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कभी बाबा बागेश्वर के धाम में आपको वो नजर आते हैं और कभी वो ये कहते हैं कि और हिंदू कहां से लाएंगे, 80% हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही। जरा सुनिए। मेरे मन में विचार आया कि बिटिया रानी को पैदल नहीं जाने देंगे, साइकिल देके कहेंगे बेटी साइकिल पे बैठ के जाना। बात यह है कि मन की साइकिल नहीं खरीद पाते, सही बात है कि नहीं, मन की नहीं खरीद पाते। तो मन में यह विचार आया कि अब ऐसा करो, बच्चों के खाते में पैसा डाल दो, वो अपने माता पिता के साथ जाएंगे और मनपसंद साइकिल खरीद लेंगे। देश में, जिस देश में इतनी बड़ी वहां कोई गैस की बात है, ये तो है। ये 80% अगर हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या ये तो आंकड़े बताते हैं। शिवराज जी बच्चों को साइकिल बांट रहे हैं, स्कूटी बांट रहे हैं, लैपटॉप बांट रहे हैं, बहनों के अकाउंट में 1-1 हजार रुपया डाल रहे हैं। ये काम तो कांग्रेस करने वाली थी और वहां कमलनाथ जी बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र हो गया। वो बता रहे हैं सबसे पहले मैंने और सबसे विशाल मंदिर हनुमान जी का वहां छिंदवाड़ा में बनाया है। दिग्विजय सिंह का बयान भी महत्वपूर्ण है कि बजरंग, वो अभी सुनाता हूँ, अभी वो सुनाता हूँ। वो कॉन्ट्राडिक्शन जो है पीछे का वो तो अभी भी बरकरार है, लेकिन दिखाने के लिए जो दिख रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कहाँ कमलनाथ जी हिंदुत्व पर आ गए और शिवराज जी आ गए मुफ्त पर। नहीं, देखिए, मैं इसको थोड़ा सा एकदम पूरी तरह से आपकी बात नहीं मानूंगा। शिवराज जी तो दोनों वाले हैं। अभी तो झांझ मंजीरा बजाते हुए उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अभी सुपर फास्ट हो गए हैं फ्री बीज वाले में। वो एकदम सोच रहे हैं कि कोई बचा ना रह जाए। अच्छा, ये वर्ग बचा है कि चलो इसको भी 100-200 करोड़ दे दो, ये वाला वर्ग बचा है इसको भी दे दो। और जिस अंदाज में वो आगे बढ़ रहे हैं उनको लगता है कि कोई कसर हमारी तरफ से नहीं रहनी चाहिए। कमलनाथ जी पिछले चुनाव तक किस स्थिति में थे कि मुसलमानों का एक भी वोट कहीं दाएं बाएं न चला जाए। आज क्या कह रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र कहने की क्या जरूरत है। और दिग्विजय सिंह कहते हैं कि बजरंग दल पर हम बैन नहीं लगाएंगे, कुछ लोग खराब हो सकते हैं, सब थोड़ी ना है खराब। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति ने उन नेताओं को भी वहां ले जाकर खड़ा कर दिया है जहां उनको घूमना ही था, पूरा यू टर्न लेना ही लेना था। अब सवाल यह है कि क्या ये जनता उसको उस तरह से स्वीकार करेगी। और एक चीज मुझे ध्यान में आई, जब आप ये कह रहे थे कि कमजोर सीटों वाला, नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था। बयान क्या, बच्चों के साथ परीक्षा वाले में, कि कठिन प्रश्न पहले हल करो। बड़ी आलोचना हुई थी इनकी, कह रहे ये सलाह दे हैं, बच्चे सारे का सारा जितना समय है वो कठिन प्रश्न में बिता देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो लीडर होता है, जो विनर होता है, वो मुश्किलों को पहले आसान करता है। आसान वाली तो झटपट हो ही जाती है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और शायद आगे राजस्थान में भी ये प्रयोग भी होता हुआ दिख रहा है। देवेंद्र, शिवराज सिंह चौहान जिस शिद्दत के साथ इस वक्त मध्य प्रदेश में लगे हुए हैं, और एक बात कहनी पड़ेगी शिवराज सिंह चौहान के बारे में, लोगों के साथ जो रिश्ता बनाते हैं वो एक अलग किस्म का रिश्ता है।
नरेंद्र मोदी का जो कनेक्ट है, गुजरात मतलब नरेंद्र मोदी, वो हम सब समझते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान कभी बहनों के साथ, कभी मेरे भांजे भांजियों के साथ, उस तरीके का जो एक सहज कांटेक्ट जो बना रहे हैं आजकल हम देख रहे हैं खास तौर पर, और सीधे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर अलग अलग स्कीमों के नाम पर, ये क्या बता रहा है शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की स्ट्रैटेजी के बारे में? सर, शिवराज सिंह चौहान की शुरू से रणनीति रही है इमोशनल टच देने की। आपको याद होगा कि किस प्रकार से सालों पहले उन्होंने अपने आप को मामा के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया था। और पिछले चुनाव की बात मैं बताऊं, जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं बनी, मुख्यमंत्री आवास के बाहर भोपाल में सौरभ, बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं वहाँ पर आई हुई थी और मेरा भाई है या छोटी लड़की में मामा हैं, और वो रो रहे थे बाकायदा। और मेरे लिए वो बहुत हैरानी वाली तस्वीर थी कि अगर बीजेपी नेता के घर के बाहर उनके सरकार नहीं बन पाने के चलते अगर भोपाल की मुस्लिम महिलाएं आकर रो रही हों, तो समझा जा सकता है कि जो इमोशनल बॉन्डिंग वो करने की कोशिश करते हैं उसमें कितना सफल रहे होंगे। उसी कड़ी को वो लगातार आगे बढ़ाते रहे। लेकिन जो दूसरी चीज़ है सौरभ, वो ज़्यादा चटक रूप में है, वो ज़्यादा प्राथमिकता के साथ शिवराज सिंह चौहान करते नजर आ रहे हैं। उसमें लाडली योजना उनको ऐसा लगता है कि वो सबसे बड़ी स्कीम उनके लिए इस बार तुरुप का पत्ता एक बार फिर से साबित हो सकती है। और आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया धनराशि को बढ़ाने को लेकर, और रक्षाबंधन के दिन भी उम्मीद जताई जा रही है कि उसमें वो कुछ और धनराशि की बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक घर में जब सीधे सीधे पैसा जाएगा, या बच्चियों के साइकिल के लिए आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने अनाउंसमेंट किया, पैसा भेजा, तो ये सारी चीज़ें पूरे घर को प्रभावित करती हैं। इमोशनल टच के साथ साथ अगर पैसे भी आने शुरू हो जाएं तो किसी को भी अच्छा लगता है, एक फील गुड वाली स्थिति रहती है। शिवराज सिंह चौहान सामान्य तौर पर इस रणनीति पर काम करते रहे हैं, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो बहुत एग्रेसिवली कर रहे हैं। और समझ में भी आ रहा है कि उनको ये अंदाज़ा है कि एक तो चुनाव में समय बहुत कम है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है ही, और ऐसा ना है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस प्रकार के फ्रीबीज की बाढ़ सी आ जाए और उसके बाद वो पीछे हट जाएं, इसलिए पहले से ही उन्होंने ये सारे काम को करना शुरू कर दिया है। सौरभ, शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस की फ्रीबीज का काउंटर कर रहे हैं और कमलनाथ वहां हिंदुत्व का काउंटर करने के लिए राम नामी ओढ़े खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सौरभ, ये बेचैनी दिखाई दे रही है 2018 के रिजल्ट की, कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनकर भी नहीं बन पाए और शिवराज जी बनते बनते रह गए थे बड़ी मुश्किल से, फिर जो तमाम तरह की बात हुई वो हुआ। अब मुझे नहीं पता कि आप इसको फ्री बीज कहते हैं कि नहीं कहते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बड़ा विरोध करती रही है फ्री बीज का। सशक्तिकरण तो शब्दों को कब कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कि साइकिल देना फ्री बीज है कि नहीं है? मैंने वो पूरी उनकी सभा की बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि ये वो बच्चे हैं, मेरी भांजियां, मेरे, और बाद में भांजों को भी दिया, ऐसा नहीं केवल भांजियों को। वो कह रहे हैं ये वो भांजे भांजियां हैं मेरे, जो एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं उनको साइकिल नहीं बांट रहा हूं, जो अपने गांव में स्कूल जा रहे हैं, जो दूसरे गांव में जा रहे हैं मैं उनको साइकिल दे रहा हूं, वरना इनके माता पिता इनको स्कूल नहीं भेजेंगे। जी, और शिवराज जी की जो खास बात है, देवेंद्र जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि वो कनेक्ट रखना चाहते हैं, एक इमोशनल कनेक्ट बना रहे हैं, एक फैमिली कनेक्ट बना रहे हैं, और बहुत समय से वो मामा के नाम पर बहुत पॉपुलर है। अभी जो मुश्किल आने वाली है, जो मुझे समझ में आ रही है शिवराज जी के लिए, ये सब योजनाएं और कमलनाथ जी जिस तरह से कर रहे हैं, आपने वो वाला फोटो नहीं दिखाया शायद वीडियो, कि जिसमें नकुल और कमलनाथ जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मैं उनको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहता चरणों में बैठे, उनके नहीं, वो तो वहां पे बैठे हैं आश्रम में, वो उनके यहाँ आए हुए हैं और उनके लिए सभा करवा रहे हैं, छिंदवाड़ा बुलाया हुआ है और उसकी सभा कर रहे हैं। तो ये तो चुनावों में सब चीजें बदल जाती है, जो ना कराए चुनाव वो कम है। लेकिन क्या कांग्रेस कर्नाटक को रिपीट करना चाहती है करप्शन के इशू पर? 40% सीएम को 50% सीएम, क्या वो जो कैंपेन है उसको दमदार तरीके से कर सकती है? एफआईआर हो गई, एफआईआर हो गई तो वो और ताकत भी दे सकता ना। पॉलिटिकल लीडर्स को एफआईआर से डर के तो नहीं लड़ते। तो क्या शिवराज जी का ये जो है कि वहां पर 40 जिलों में एफआईआर हो गई है, उसका फायदा होगा, उसका नुकसान होगा, लेकिन क्या कांग्रेस को ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि जैसे कर्नाटक में हमने कर लिया 40% सीएम का, पे सीएम को, वो पे सीएम मध्य प्रदेश में मैं दिखाने वाला था, मैं बता देता हूं आपको, जो बात कह रहे हैं विजय जी उससे जुड़ी खबर है। यहां मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने एफआईआर अपने ऊपर और प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर एफआईआर होने के बावजूद एक बार फिर से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पर 50% कमीशन का आरोप लगाया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने एफआईआर की थी प्रियंका वाड्रा और कमलनाथ के ऊपर और नेताओं के ऊपर कि इन्होंने फर्जी चिट्ठी दिखाकर आरोप लगाया है। जो चिट्ठी जारी की थी, बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी फर्जी थी, ना वो उस नाम का कोई शिकायत करता था, ना वो संस्था थी, और ना वो पता था जो संस्था के नाम, जो जहां पर संस्था रजिस्टर्ड थी। अब उन्होंने रीवा के किसी ठेकेदार संघ के नाम पर एक बार फिर से यह आरोप लगा दिया है। तो यहां एफआईआर हुई, उसके बाद
दूसरा दोबारा से फिर दूसरा इल्जाम इस बार फर्जी हो सकती है, फर्जी इस होने बार की जिला बात नहीं नया कर रहा। है, संस्था नहीं है। चुनाव तो परसेप्शन की बात है ना, कि क्या आप ये परसेप्शन बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। कर्नाटक में तो क्या एक बड़ा मामला हो गया था, जी। ठेकेदार ने सुसाइड कर लिया था और उसके आधार पर भाजपा के एक बड़े मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा था, तो बड़ा मामला बन गया था। ये थोड़ा ऑब्वियस नहीं कर रहा है कि आपने एक जिले की चिट्ठी दिखाई एक ठेकेदार संघ की, उस पर एफआईआर हो गया, तो तुरंत कहीं और से दूसरी चिट्ठी आ गई है। अब ये सवाल मन में उठेगा ना कि ये चिट्ठियां कहां से आ रही हैं, या कोई ये चिट्ठियां लिखवा रहा है। चिट्ठियां लिखवा रहा है, लेकिन मैं कह रहा कोई हूं तो ये चिट्ठियां लिखवा रहा है। होना सही होना इंपॉर्टेंट होता ही नहीं ना। चुनाव में आप परसेप्शन क्या बनाते हैं, वो सबसे बड़ी बात है ना। जो कमलनाथ कोशिश कर रहे हैं, वो कोई हिंदू हो गए या नहीं थे हिंदू, ऐसा नहीं है ना। वो परसेप्शन बना रहे हैं कि वो एंटी मुस्लिम एंटी हिंदू नहीं है, और वो मुसलमानों के साथ बेचैनी की बात कर रहे थे ना, बेचैनी इसमें कांग्रेस पार्टी की बेचैनी नहीं दिखाई दे रही है कि किसी तरीके से करप्शन का इल्जाम चिपकाओ। हाँ, अच्छा, पहले वाला तीर जो है 2018 उल्टा घूम के आ गया, दूसरा चलाओ। 2018 की जो टीस है कमलनाथ में कि भाई बन के भी नहीं रहे, तो वो टीस को अब किस तरह से खत्म किया जाए, उस पर बात। समीर जी, कमलनाथ इस समय कमलनाथ जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर सत्ता में वापस से करना है और फिर से मुख्यमंत्री बनना है, तो खाली मुसलमानों के नाम पर वह वोट नहीं पा सकते, कि मध्य प्रदेश में इतने मुसलमान नहीं है। दूसरी बात, वो हिंदुत्व की बात करेंगे, और मैं आपको बता रहा हूं, अभी बागेश्वर धाम की तो उनके यहाँ छिंदवाड़ा में हुआ है, प्रदीप शास्त्री जी की भी उनके यहाँ, प्रदीप मिश्रा जी की भी उनके यहाँ छिंदवाड़ा में सभा होने वाली है। और अभी कमलनाथ ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से और अपने बेटे से भी इस बारे में चर्चा की है, हो सकता है कि वो आने वाले समय में रुद्राक्ष बंटवाएं मध्य प्रदेश के अंदर। ये भी कमलनाथ व्यक्तिगत लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में रुद्राक्ष बांटे। तो मुझे लग रहा है कमलनाथ इस बात को जानते हैं कि मुसलमान तो भाजपा को बहुत ज्यादा वोट देंगे नहीं, वो तो कांग्रेस को ही वोट मिल रहा है। तो हिंदुत्व का जो वोट भाजपा के पास जाता है, क्यों ना मैं हिंदुत्व का चोला ओढ़ के, हिंदुत्व के काम करके कुछ ऐसी छवि बना लूं कि जिससे हिंदुत्व का वोट भी मुझे मिले और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। ओरिजिनल, लेकिन बार बार हम बात करते हैं ना, तो वो भी पुराना हो गया डायलॉग। ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट पर कौन जाएगा? कौन जाएगा? लेकिन बात ये है ना कि वो छवि तो खत्म हो रही है कि भाई मुस्लिम प्रेम जो था उससे थोड़ा जरूर है। ये नरेंद्र मोदी ने जो किया पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, कि पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम बदल दिया है। जो आप पहले अपीजमेंट पर और मुस्लिम वोटर के भरोसे पूरी की पूरी पॉलिटिक्स चलाते थे, उस पॉलिटिक्स को बदल दिया है। देखिए, मुझे लगता है जो विजय जी कह रहे हैं, अंतिम बात वही होनी है। परसेप्शन क्या बनना है? अब ये तो सब जानते हैं कि कांग्रेस का ये व्यवहार नहीं है, ये हमारे यहाँ कहते हैं ना बनुआ है, तो बना हुआ है, बनावटी है, तो ये बनुआ व्यवहार है कांग्रेस का। क्या भारतीय जनता पार्टी इसको सिद्ध कर देगी ठीक से? जब नरेंद्र मोदी रैलियों में बोलेंगे, और महाकाल लोक से लेकर जितनी भी चीजें हैं, या जो शक्तिपीठ को लेकर जो काम होता है, वो इसी सरकार में हुआ। एक बात जरूर मैं कहूंगा, जब वो चिट्ठी आई थी कमीशन वाली, तो लगा कि कांग्रेस पार्टी को एज मिल गया, कर्नाटक हो गया। लेकिन उसके बाद एफआईआर होती है, आज तक उस चिट्ठी का कोई सोर्स नहीं पता चलता, नहीं आया भाई, कोई है नहीं। है। और अब अगर एक और चिट्ठी आ गई, तो ये कांग्रेस की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। और मुझे लगता है कि जो भ्रष्टाचार शिवराज सरकार पर चिपकाने की कोशिश थी, उसमें कांग्रेस बुरी तरह से फेल हुई है। अब पैचअप करने की कोशिश कर रही है। वो पैच और कितना काम करेगा, ये देखने की बात है। वो एक बात देवेंद्र, चिट्ठी के बाद दूसरी चिट्ठी, पहली चिट्ठी पर तो एफआईआर हो गई थी। आपने बताया था कि प्रियंका गांधी के सोशल मीडिया हैंडलर के ऊपर एफआईआर हुई है, लेकिन प्रियंका जी को भी नोटिस जाएगा। अब दूसरी चिट्ठी जारी कर दी कमलनाथ ने। बिल्कुल, और बीजेपी को ये उम्मीद है कि करप्शन को लेकर लगातार ये लोग कोई ना कोई कोशिश करेंगे। लेकिन करप्शन के मसले पे सौरभ, मध्य प्रदेश बीजेपी की अगर बात करें, जो मौजूदा सरकार है, उस बात को लेकर पार्टी संगठन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा चिंता हो, ऐसा कभी फील नहीं होता। कर्नाटक की अगर तुलना करें तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत अलग है। कर्नाटक में करप्शन के केसेस थे और उस बात को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा चर्चा करते थे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में खास तौर पे आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में सौरभ बात करें, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि चाहे दिल्ली की बात कर लें या इवन उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति कंस्ट्रक्शन के मामले में मध्य प्रदेश में काम करना है। और आपको तमाम उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे जो वहाँ काम कर रहे हैं, वो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि हाँ, हमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती। तो ये आरोप आसानी से चिपकेगा ऐसा है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनको इन्हीं सारे मसले पे लेके जाना है मध्य प्रदेश की सरकार को, तभी वो अपनी स्थिति बेहतर कर सकते हैं। और जो हिंदुत्व की बात सौरभ आप कर रहे थे, हिंदुत्व की छवि उनके अंदर चटक हो या ना हो, कम से कम एंटी हिंदू वो नहीं है जा रही है। और आमतौर पे आप देखें तो मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा पोलराइज्ड स्टेट नहीं है उत्तर प्रदेश की तुलना में। नहीं, अभी आप कह रहे थे कि एंटी हिंदू हम कम से कम ना दिखाई दें। कमलनाथ कहते हैं छिंदवाड़ा आइए, मैं आपको हनुमान जी के मंदिर का दर्शन कराता हूं। हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही, बाबा बागेश्वर के धाम में वो जाते हैं। जरा दिग्विजय सिंह की बात हो, आप सुनिए। दिग्विजय सिंह ने अपनी बात शुरू की
कि जो बजरंग दल है, जो समाज के जो छठे हुए गुंडे बदमाश होते हैं, ये सब बजरंग दल में जाते हैं। फिर उनसे सवाल हुआ कि आप बैन लगाएंगे बजरंग दल पर? जवाब देखिए, दिग्विजय सिंह की बात सुनवाई। बजरंग दल मैं पहले भी कह चुका हूं, पूरा एक गुंडों का दल है, जितने पूरे तरीके से असामाजिक तत्व है वो पूरे तरीके से आज पट्टा बांधकर बजरंग दल में है। सरकार आई तो बैन करेंगे क्या बजरंग दल को? देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। आप कह रहे हैं एंटी हिंदू छवि नहीं दिखा, बजरंग दल में सब असामाजिक तत्व हैं, पट्टा डालकर निकल पड़े हैं, लेकिन बैन नहीं लगाएंगे। नहीं सौरभ जी, इस पे एक लाइन में बोल दूं, ये दरअसल वो हो जाता है ना कि आप कहने की कोशिश कुछ कर रहे हैं, निकल कुछ जा रहा है, मन की बात सामने आ जा रही है, तो दिग्विजय सिंह का संकट वही है। अब यहीं जाकर वो बात आती है कि क्या आप एंटी हिंदू से हिंदुत्व तक की जो यात्रा करना चाहते हैं, जनता भरोसा करेगी क्या? आप इसी तरह से बोलेंगे। और बजरंग दल को गुंडा जब आप कह रहे हैं, तो ढेर सारे लोग हैं जो हिंदू हितों के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को सड़क पर लड़ते देखते हैं, उनके मन पर क्या बीत रही उनके इस बयान से वो सोचिए। सौरभ, इसमें एक चीज और जोड़ना, सॉरी, दिग्विजय सिंह इसलिए चुनाव हार गए थे, लोकसभा चुनाव प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ, कि जब प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिया गया और दिग्विजय सिंह खुद भोपाल से उसके खिलाफ चुनाव लड़े, तो दिग्विजय सिंह प्रचार में कहते थे कि भाजपा ने एक आतंकवादी को टिकट दे दिया मेरे खिलाफ, तो ये उनके खिलाफ गया, वो खुल के प्रचार अभियान में कहते थे। तो मुझे लग रहा है नहीं, कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, दिग्विजय सिंह को तो बोलने से नहीं रोक सकती। उसका परिणाम कांग्रेस भुगतती है, उसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। दिग्विजय सिंह अगर उस बुक लॉन्च में जा सकते हैं जहां ये बताया जा रहा था कि 26/11 आरएसएस की साजिश है, आप समझ सकते हैं कहां वो, मतलब बजरंग दल को कैसे क्या सहन करेंगे, आरएसएस को क्या सहन करेंगे। सर, बजरंग दल पर कांग्रेस को उस अनुभव से सीखना चाहिए कर्नाटक से। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कर्नाटक का इलेक्शन कांग्रेस बजरंग दल वाले बैन करने पर जीत गई, ऐसा नहीं। आप यदि उस इलेक्शन रिजल्ट को देखेंगे तो पूरा कोस्टल कर्नाटका और जो ये वोकालिगा का पूरा साइड था, जहां पर जेडीएस का जो हिस्सा था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़त बनाई और काफी हद तक वोट पोलराइज हुआ। बजरंग दल को बैन करने पर एक नाराजगी वहां के हिंदू वोटर्स में दिखाई दी। चुनाव के नतीजे ओवरऑल में भारतीय जनता पार्टी हार गई, लेकिन न तो उसका वोट परसेंटेज कम हुआ, और बल्कि जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उन इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी ने एंट्री कर ली। तो ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में समझ लेना चाहिए कि बजरंग दल को बैन कर, और कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बहुत फर्क है। मध्य प्रदेश ओवरऑल हिंदू स्टेट जैसा है कि उस तरह से नहीं है कि वहां पर सामान्य तौर पर, तो वहां पर बजरंग दल को विलन नहीं बना सकते, विलन नहीं बना सकते बजरंग दल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब हम जरा थोड़ी छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की भी आज भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है और छत्तीसगढ़ की कुल 21 सीटें जो हैं वो आज डिक्लेयर की गई। तो जरा हमारी स्क्रीन पर जो है वो उन सीटों का भी हम जिक्र कर दें। ये 21 सीटें जो हैं वो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जारी की। कुल 90 सीटों की विधानसभा वहां पर है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी बुरी तरीके से चुनाव हारी थी पिछली बार। 65-68 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। आज भूपेश बघेल को बताया गया कि ऐसी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही डिक्लेयर कर दी हैं, और आपको क्या कहना है उस पर? जरा भूपेश बघेल का आप जवाब सुनिए। यह आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में बताएगा कि वो चुनाव को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट है या नहीं है। देखिए। बस्तर में जिसमें युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम और उसके बाद 3 विधानसभा के संकल्प शिविर का आयोजन, और बहुत शानदार, कार्यकर्ताओं में खूब जोश है, उत्साह है, और पिछले समय से रिकॉर्ड मतों से जीतने की कोशिश इस समय भी होगी। सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हाँ, मुझे पता चला 21 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। क्या कहेंगे? कोई खास नहीं है। अब भूपेश बघेल तो यही कहेंगे कुछ खास नहीं है, लेकिन ठीक है, छत्तीसगढ़ को लेकर भी बीजेपी ने पहले ही तैयारी अपनी शुरू कर दी है, लेकिन लगता है कि यहां बड़ा लंबा फासला तय करना है अभी देवेंद्र बीजेपी को। और बिल्कुल सौरभ, और पार्टी को इस बात का बखूबी एहसास है, और जिन नामों को जारी किया गया है उससे कुछ ज़्यादा पे कल मुहर लग गई थी। अंतिम समय में कुछ नामों को रोका गया है, कल 27 सीटों पे मुहर लगी थी, और पार्टी का ये टारगेट है कि आज की तारीख में जो 21 नामों का अनाउंसमेंट किया गया, इनमें से 13 से 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर अगर ठीक तरीके से मेहनत किया जाए तो जीत की स्थिति बनाई जा सकती है। दूसरी तरफ रायपुर,
दुर्ग, बिलासपुर, ये सब वो पॉकेट हैं सौरभ जहां पर बीजेपी ऑलरेडी अच्छा करते रही है छत्तीसगढ़ में। ये सारी सीटें वहां नहीं है, तो पार्टी ये मानकर चल रही है कि अगर कमजोर सीटों पर हम बेहतर कर सके और हमारा टारगेट अगर जो अचीव करने का है 70% के आसपास वहां पर उसे कन्वर्ट कर सके तो फिर बाकी चीजें हमारे लिए ठीक होंगी। देवेंद्र, मैं अगर इसमें कोई दो राय छत्तीसगढ़ नहीं के कि लिए मैं बहुत अपना मुश्किल हालात अपना है। अपना सवाल जो मैं उसको रिफ्रेज कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ का चुनाव बीजेपी जीतने के लिए लड़ रही है या केवल 18 से बेहतर करने के लिए लड़ रही है? और सौरभ, अभी पार्टी के किसी भी लेवल पर आप फीडबैक लें छत्तीसगढ़ के लोग के, उनको वही फीडबैक मिलेगा जो कि सामान्य व्यक्ति को मिलता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन बीजेपी की उम्मीद ये है और पार्टी ये मानकर चल रही है कि वहां पर राज्य सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। जरूरत इस बात की है कि संगठन हमारा उसे कैपिटलाइज कर ले। अभी तक छत्तीसगढ़ का जो बीजेपी संगठन है बहुत लचर, बहुत ढीला है। पिछले एक साल में अगर आप देखें तो वहां पर प्रदेश चुनाव समिति का गठन तक नहीं हो पाया। अब अमित शाह के जाने के बाद उसको लगातार सक्रिय किया जा रहा है और ओम माथुर जो कि अपने संगठन के लिए जाने जाते हैं, उनको भेजने के बाद चीजें बदल रही है, लेकिन फासला बहुत बड़ा है। अब जरा संक्षेप में आपको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी या भूपेश बघेल का जवाब क्या भारतीय जनता पार्टी के पास है फिलहाल? नहीं, मुझे अभी तो फिलहाल कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। और जब मैं दूर दूर तक कह रहा हूं तो उसके पीछे वजह है, आप कोई तो एक नेता चुने होते। आप रमन सिंह के बाद कोई बीच में कहा गया कि सरोज पांडे हो सकती हैं, दूसरे नेताओं का नाम लिया गया, लेकिन अंत में न तो वहां जो प्रभारी बनाकर भेजा गया, न जो जिसको जिम्मा दिया गया, कोई भी अभी तक उस पर खारा नहीं उतरा। दूसरा, एक जो सेंटिमेंट के तौर पर था कि एक बड़ा आंदोलन हो सकता था, एक अपने वोटों को आप कर सकते थे, विशेष करके आदिवासी इलाकों में कुछ कर सकते थे, वो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतर कर पाए तो इसे हम कहेंगे कि जो अर्ली मूवर एडवांटेज है बस उसका परिणाम है। बस समय नहीं है विजय जी, बस छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कुछ बन पा रहा है साहब? देखिए, एक बात है कि भूपेश बघेल के खिलाफ कोई ऐसी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। दूसरी बात, जो हर्षवर्धन जिनके, मैं उससे सहमत हूं कि वहां पर कोई लीडर ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी का जो लीड करे। रमन सिंह जी को गायब कर दिया एक तरह से पूरा, अभी आपने देखा ही है सीईसी में। तो कोई लीडर के बिना क्या होगा? वो दिल्ली से खराब स्थिति में है छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक, आज समय इतना ही था। आज हमने जो बात की, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत कदम उठा रही है, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, ग्राफ अपना ऊंचा करते हुए दिखाई दे रही है और उसकी तैयारियों में दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी से आप पहले ही इतना अंतर बना लें कि चुनाव के ऐन वक्त आपको ज्यादा मेहनत न करनी पड़े या उस वक्त आपके सामने ज्यादा चुनौतियां ना रहें। तो यह है सोच भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं इस बार विधानसभा का। बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे सारे मेहमानों का, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन जी, समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। कुरुक्षेत्र 2024 आप देख रहे थे। कल हम फिर लौटेंगे चुनाव की किसी और बड़ी खबर के साथ, चुनाव के कुछ और डेटा के साथ। आपको फिर बता दें, चुनाव से जुड़ी खबर का मतलब है कुरुक्षेत्र 2024। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।